हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड थ्योरम। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने दो रिजल्ट पढ़े थे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट था पोलराइजेशन आइडेंटिटी एंड सेकंड था पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के लिए दोनों कैसे प्रूफ करते हैं हमने ये जाना था पिछले लेक्चर में। देखते हैं अब कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड थ्योरम। पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। तो देखो, पहले कॉन्वेक्स सेट देख लीजिए। लेट एल बी आर लीनियर स्पेस। एल को ही हमने लीनियर स्पेस माना है। ठीक है, आ नॉन एम्पिटी सबसेट एस ऑफ एल। एल का कोई एक सबसेट माना है एस। ठीक है, नॉन एम्पिटी यानी इसमें एक ना एक एलिमेंट तो है ही। ठीक है, तो एल इज a non-empty subset S of L is said to be convex if ये S convex कहलाएगा। कब कहलाएगा? if x और y कोई हमने दो माने वेक्टर S में। ठीक है, तब लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई ये भी S में ही अगर हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है। जो ये S है ये कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, जहाँ ये जो लैम्डा है ये कोई रियल नंबर होगा। किस तरह से? इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है? 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1/2 ले लें तो क्या आएगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज, यहाँ रखो 1/2 लैम्डा की वैल्यू, और यहाँ भी रखो तो क्या आएगा? x/2 प्लस y/2। ठीक है, मतलब x प्लस y/2। ठीक है, इस ये किसमें बिलोंग करेगा? s में, सो बिलोंग्स टू s। कब? इफ s इज कॉन्वेक्स। जब ये s कॉन्वेक्स होगा तभी तो हम लिख सकते हैं ना कि x y s में बिलोंग करे और लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y s में ही आ रहे हैं। कब हो सकता है ऐसा? जब s कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स के लिए तो हम ऐसे प्रूफ करते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, तो अगर हमारा ये हम कहीं पता है इसका यूज़ क्या है, हम अभी जो थ्योरम करेंगे उसमें आएगा कि कोई सेट मानेंगे वो कॉन्वेक्स है तो हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि एक्स वाई कोई एस में होंगे तो एक्स प्लस y/2 भी एस में होगा। इसीलिए लिखा है एक्स प्लस y/2 एस में कब? इफ एस इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स की यहाँ हमने डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, अब देखो थ्योरम। अ क्लोज कॉन्वेक्स सबसेट सी, ये हमें दे दिया है। पहली बात, क्लोज है और कॉन्वेक्स सबसेट ये हमें दे दिया है। ठीक है, ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी, कॉन्वेक्स सबसेट है सी हिल्बर्ट स्पेस एच का, इसके पास एक यूनिक वेक्टर होगा। यूनिक वेक्टर यानी कि उसके जैसा कोई और वेक्टर नहीं होगा। यूनिक से मतलब समझते हैं ना आप? जैसे कोई कहते हैं ना ये चीज़ तो यूनिक है, यानी उसको जैसी कोई और है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो यही बात है कि यूनिक वेक्टर होगा स्मॉलेस्ट नॉर्म का। ठीक है, सी में। तो देखो इसका प्रूफ से पहले ये बात देख लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 2012 में, 13 में और 17 में एग्जाम में पूछा गया है, और एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है वहाँ भी 2005 में और 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आया हुआ थ्योरम तो इम्पोर्टेंट भी है। देखो प्रूफ, हमने डी को ही मानी है। क्या मान वैल्यू है इसकी? इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म ऑफ एक्स की काफ़ी सारी वैल्यू होंगी। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स है, यहाँ पर कोई नॉर्म ऑफ वाई आएगा, काफ़ी सारे वेक्टर है। जो हमने सी में कोई वेक्टर माना है एक्स। ठीक है, तो एक्स के अलावा कोई और भी वेक्टर होगा, तो उन सब की जो भी नॉर्म होगी तो उसमें नॉर्म में जो इन्फिमम होगा, जैसे नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ जेड, इसमें जो भी इन्फिमम होगा ना उसकी वैल्यू हमने डी मानी है। ठीक है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन। कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा एक्स एन। ठीक है, ऑफ वेक्टर्स इन सी। जो एक्स एन में वेक्टर्स कैसे होंगे? जो सी में बिलोंग करते होंगे। ठीक है, किस तरह से वो माना है हमने कि नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्स कर रहा है डी की ओर। ठीक है, याद रखो, नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्स कर रहा है डी की ओर। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन आपको बता दी। अब देखो, हमने माना कोई एक्स एम और एक्स एन, कोई दो हमने मान लिए एक्स एन में है। एक्स एन क्या है? वेक्टर्स का वेक्टर सीक्वेंस है। इसमें क्या है? वेक्टर्स जो कि सी में है। ठीक है, तो एक्स एम और एक्स एन कोई दो मान लिए एक्स एन सीक्वेंस में। इसका मतलब क्या है? एक्स एम और एक्स एन सी में होंगे। बिल्कुल बोल तो दिया वेक्टर्स इन सी, सो ये सी में होंगे। और सी क्या है? दिया हुआ है हमें कॉन्वेक्स है। तो देखो अब हम इसका यूज़ करेंगे। एक्स एम और एक्स एन कोई दो सी में है और सी कॉन्वेक्स है। यहाँ क्या था? एक्स और वाई कोई एस में है और एस कॉन्वेक्स है, तो हम ये बात लिख सकते हैं। तो देखो हम इसीलिए मैंने आपको बताया था इसका यूज़ करेंगे। देखो यूज़ कर लिया
तो हम लिख दिया हमने xn प्लस xn/2 भी सी में बिलोंग करेगा। अब देखो डी क्या था, डी था हमारा इन्फीमम ऑफ डी क्या था, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ जो ये एक्स है ये बिलोंग करता है सी में, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या बोला है, xn प्लस xn/2 ये भी सी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्म ऑफ एक्स है, यहाँ पर ऐसे कुछ ये भी होगा कि नॉर्म ऑफ xn प्लस xn/2 का नॉर्म, ठीक है। मैंने क्या बताया, उन सब का इन्फीमम लोगे तब वो डी वैल्यू आएगी। डी क्या है, इन्फीमम, यानी कि सबसे कम वैल्यू है ये, यानी कि इसकी नॉर्म तो बड़ी होगी, नॉर्मल सी बात है। ये क्या है, डी, इसकी और कोई भी एलिमेंट होंगे उनकी नॉर्म का इन्फीमम है, बट इसका मतलब सबसे छोटा। सो लिख दिया हमने, इसका नॉर्म क्या होगा, डी से बड़ा होगा, क्योंकि डी तो सबसे छोटी नॉर्म है, ठीक है। क्योंकि सब जितनी भी नॉर्म है उन सबका इन्फीमम ले रहे हो। सो देखो ये लिखा है नॉर्म ऑफ xn प्लस xn/2 ग्रेटर देन इक्वल टू डी। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, प्लीज इजी है, समझने की कोशिश करिए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि 2 क्या है, कोई स्केलर है, स्केलर्स का नॉर्म कोई ना लेते हैं, नॉर्म किसका लेते हैं, वेक्टर्स का। सो नॉर्म ऑफ xn प्लस xn 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, पहले स्क्वायर करो फिर माइनस से मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर करो दोनों तरफ, इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ क्या जाएगा 4d स्क्वायर, सो इस स्क्वायर आ गया इधर 4d स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो माइनस आ गया और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जी की जगह लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आता है पैरेललोग्राम लो, जो हमने इससे जस्ट पहले वाली लेक्चर में देखा था। क्या था वो लो, देखो ये था पैरेललोग्राम लो कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और पोलराइजेशन आइडेंटिटी क्या थी, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा नॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा नॉर्म ऑफ x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ठीक है। इन दोनों का अगर आपको प्रूफ देखना है तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें हमने आपको इनका प्रूफ बताया है। और आपको स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का प्रूफ भी देखना है तो तब भी पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें हमने प्रूफ बताया स्क्वायर्स इनइक्वलिटी वैसे होती क्या है। यहाँ देख लीजिए कि एक्स को वाई मतलब क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का मोड लिया हमने, तब वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो स्क्वायर्स इनइक्वलिटी हमें क्या बताती है, मोड में और नॉर्म में रिलेशन बताती है, ठीक है। तो स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का प्रूफ भी आप पहले वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं और इनका प्रूफ भी देख सकते हैं। अभी आप सिर्फ इस वाले थ्योरम को करने के लिए ये याद रखिए कि क्या पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। देखो तो अब पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने वहाँ एक्स और वाई कोई दो माने थे वेक्टर, यहाँ हम एक्सएम और एक्सएन कोई दो वेक्टर मान के चल रहे हैं। तो देखो क्या था वो लॉ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है 2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन का स्क्वायर ये वाली टर्म, ठीक है, इक्वल टू 2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 नॉर्म ऑफ एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ एक्स एन स्क्वायर। और जो ये वाली टर्म है एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर, इसको हम ले गए इस साइड, ठीक है, यानी कि आर एच एस में सो माइनस हो जाएगा। तो देखो यही लिखा है माइनस एक्स एम प्लस एक्स एन नॉर्म ऑफ स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स एम प्लस एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। अब मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ छोटी से छोटी, ठीक है। तो प्लीज़ आपको अगर पसंद आता हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है। सो देखिए ये टर्म आ गई। अब देखो अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन का स्क्वायर माइनस विद, ठीक है, विद माइनस लेस देन इक्वल टू होता है माइनस 4d स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4d स्क्वायर लिख सकते हैं और लेस देन इक्वल टू आएगा। तो देखो ये लिखा है लेस देन इक्वल टू और इसकी जगह माइनस 4d स्क्वायर और ये दोनों टर्म एज इट इज, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में नॉर्म ऑफ एक्स एम नॉर्म ऑफ एक्स एन कहाँ टेंड कर रहे थे, डी की ओर। देखिए दोबारा बता देते हैं, देखो हम क्या लेके चले थे, नॉर्म ऑफ एक्स एम डी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई एक्स एम भी करेगा, तो ऐसे कोई एक्स एम भी करेगा कि नॉर्म ऑफ एक्स एम भी डी की ओर टेंड करेगा, ठीक है। सो नॉर्म ऑफ एक्स एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी, ठीक है, और यहाँ क्या स्क्वायर, सो डी स्क्वायर। ऐसे ही एक्स एन की जगह भी नॉर्म ऑफ एक्स एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और माइनस 4d स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का साइन हट जाएगा, 10 2 का साइन आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स एम डी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है, कोई लेस देन वगैरह नहीं है। सो देखो ये कैंसिल हो गया, 2d² माइनस 4d², सो दिस इज इक्वल टू 0। सो हमारा क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन का स्क्वायर टेंड कर रहा है 0 की ओर, एज एम और एन इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी क्या होती है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें हमने बताई है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन ही यहाँ यूज़ आ रही है उस, देखो इसका यदि ऐसा हो जाता है कि नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन 0 की ओर टेंड कर रहा है, देखो स्क्वायर 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन भी 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यही लिखा है। देखो किसका मतलब हो गया, सीक्वेंस जो एक्स एन है वो एक कॉची सीक्वेंस है इन सी, ठीक है। सी में क्यों है, क्योंकि जो इसके वेक्टर्स है हमने कहाँ लिया है, सी में तो लिया है, ठीक है। इन सी विच इज कंप्लीट, सी कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है भाई, क्योंकि हमने सी को लिया क्या था, सी हिल्बर्ट स्पेस एच का सबसेट ही तो था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो और हमने बताया था जो सी है वो क्लोज हो रहा है, यानी कि क्लोज सबसेट हो गया, वो क्लोज सबसेट हो गया एच का। और ये हम जानते हैं कि अ क्लोज सबसेट ऑफ अ कंप्लीट स्पेस एच इज कंप्लीट। एच कंप्लीट स्पेस क्यों है, क्योंकि एच क्या है, हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, तो वो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, एच कोई कॉम्प्लेक्स बनासी स्पेस है, ठीक है, तब ये हिल्बर्ट स्पेस कहलाता है यदि जो ये इनर प्रोडक्ट है ये 3 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि एच हिल्बर्ट स्पेस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनासी स्पेस है, और यानी कि फिर बनासी स्पेस है, और बनासी स्पेस क्या होता है, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। पता होगा आपको, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ बनास स्पेस क्या होता है। बनास स्पेस क्या होता है, एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। बनास स्पेस इसी को बोलते हैं कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को। तो यानी कि ये कंप्लीट है, हम कह रहे हैं एच बनास स्पेस है, यानी कि एच कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है, यानी कि कंप्लीट है, ठीक है। समझ आया कंप्लीट कैसे हुआ। तो बस यही लिखा है मैंने कि सी हमें दिया हुआ है क्लोज सबसेट एच का, और एच हमें पता है कंप्लीट है। तो ये रिजल्ट आप याद रखें कि अ क्लोज सबसेट ऑफ अ कंप्लीट स्पेस इज ऑल्सो कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए सी हमने बता दिया कंप्लीट और प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब कंप्लीट की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लीट की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पहले वाले लेक्चर्स में हमने नॉन लीनियर स्पेस की जब थ्योरम्स करी थी और उनके एग्जांपल्स के थे, तब हम उनको कंप्लीट प्रूफ करना सीखते थे, ठीक है। कैसे कंप्लीट प्रूफ करते हैं बता देते हैं आपको। देखो जैसे कोई सीक्वेंस एक्स एन है, ठीक है, वो किसी सी में ही मान लो, सी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो जहाँ ये कन्वर्स कर रहा है ना, जैसे एक्स एन कोई सीक्वेंस है तो कहीं ना कहीं कन्वर्स भी करेगा, माना हमने एक्स पे कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सी में ही बिलोंग कर जाए तो कहते हैं सी जो है कंप्लीट है, ठीक है। समझे कि कोई सीक्वेंस लिया हमने एक्स एन, अगर उसकी कन्वर्जेंट जहाँ वो कन्वर्स कर रहा है वो पॉइंट भी उसी सेट में आ जाए जिस सेट में तुमने एक्स एन को लिया है, तो ये से कहते हैं हम कि सी जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं सी कंप्लीट है, तो सी कंप्लीट है, एक्स एन कहाँ जा रहा है, सी में, ठीक है। हमने बोला ना कौन सी सीक्वेंस कोई सी में, तो एक्स कोई हम कहते हैं कंप्लीट भी है, तो इसका मतलब क्या है, कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा सी में, किस तरह से कि जो एक्स एन है वो एक्स की ओर कन्वर्स करेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ हमने नॉर्म ले लिया, तो क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ लिमिट एक्स एन। अब नॉर्म क्या है, कंटिन्यूस मैपिंग, इसका प्रूफ मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि नॉर्म कंटिन्यूस मैपिंग होता है। सो लिमिट बाहर आ गया नॉर्म ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब देखो ये क्या था, इसकी नॉर्म ऑफ एक्स एन कहाँ टेंड कर रहा था, डी की ओर, पहले लिया ना, अभी हमने यूज़ करा, यहाँ भी यूज़ करा था उसका, यहाँ भी यूज़ करा था, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ एक्स एम कहाँ टेंड कर रहा है, डी की ओर, ठीक है। तो लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन क्या होगा, डी। सो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू डी आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स इज अ वेक्टर इन सी विद स्मॉलेस्ट नॉर्म डी,
क्योंकि डी हमने क्या मानी थी, स्मॉलेस्ट नॉर्म मानी थी ना, मैं आपको इसीलिए बार बताई थी। डी क्या है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स, काफ़ी सारी नॉर्म्स है, उनका जो इन्फीमम होगा, सबसे छोटा होगा, वो डी हमने माना है, यानी कि स्मॉलेस्ट नॉर्म है। और इसको हम यहाँ लिया है कि नॉर्म ऑफ एक्स, जो एक्स की नॉर्म आ रही है ना वो डी के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब एक्स जो हमने वेक्टर सी में माना है उसकी नॉर्म स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि यूनिक होगा, क्योंकि हमें दो चीज़ प्रूफ करनी थी थ्योरम में, यूनिक स्मॉलेस्ट नॉर्म। ठीक है, तो इसको स्मॉलेस्ट नॉर्म तो प्रूफ कर दिया, अब करेंगे यूनिकनेस प्रूफ। तो देखो, तो हमने वही बात लिखी, तो मैंने आपको बताई कि हैंस एक्स इज अ वेक्टर इन सी विद स्मॉलेस्ट नॉर्म डी। ठीक है, अब देखते हैं यूनिकनेस। देखो, एक्स और एक्स डैश हमने कोई दो वेक्टर माने हैं सी में, किस तरह से कि एक्स और एक्स डैश बराबर नहीं है। यूनिकनेस इसी तरह से प्रूफ करते हैं, कोई दो वेक्टर मान के चलो, उनको बराबर मत लेके चलो। ठीक है, और हम प्रूफ क्या कर देंगे बाद में कि वो बराबर है। इसका मतलब क्या है, एक्स यूनिक है। क्यों, जब हम कोई दो एलिमेंट्स को बराबर प्रूफ कर देते हैं, यानी एक्स बराबर वाई प्रूफ कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू एक है तो वाई की भी एक ही होगी, एक्स की वैल्यू दो है तो वाई की भी दो होगी, यानी कि यूनिकनेस प्रूफ कर दिया ना हमने कि एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो, कोई दो हमने एलिमेंट वेक्टर्स मान लिए सी में, किस तरह से माने कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू डी, अभी हमने प्रूफ किया, और इस एक्स डैश की भी हमने मान ली डी है। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स डैश भी इक्वल टू डी है। अब देखो, इसी से हम यूनिकनेस प्रूफ करेंगे। एक्स और एक्स डैश सी में बिलोंग करते हैं और सी कॉन्वेक्स है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स डैश बाय 2 भी सी में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो ये सी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अभी हमने आपको बताया था क्या, देखो एक्स प्लस एक्स डैश बाय 2 सी में बिलोंग करा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ एक्स एम और एक्स एन के लिए बताया था कि एक्स एन प्लस एक्स एन बाय 2 सी में कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन बाय 2 का ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा। ठीक है, अब 2 को एक स्केलर है, तो नॉर्म से बाहर आ जाएगा, सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 2d। ठीक है, जो कि थर्ड इक्वेशन। अब पैरेललोग्राम लॉ का दोबारा यूज करेंगे हम। पैरेललोग्राम लॉ क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखो यही लिखा है, यहाँ पर y की जगह क्या लिया हमने, एक्स डैश, तो एक्स डैश लिख लिया। तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म इक्वल टू 2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर की जगह एक्स डैश लिया, तो नॉर्म ऑफ 2 नॉर्म ऑफ एक्स डैश स्क्वायर, और जो ये टर्म है इसको आ रहा था इसमें भेज दी, माइनस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, आगे पैरेललोग्राम लॉ से। अब देखो सेकंड इक्वेशन से नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू डी इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स डैश है, तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ऐसे ही नॉर्म ऑफ एक्स डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब देखो ये हमारा क्या था थर्ड इक्वेशन में कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 2d। ठीक है, तो पहले करो स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4d स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश का स्क्वायर और यहाँ माइनस 4d स्क्वायर। आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, सो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ गया। ठीक है, सो देखो इन दोनों की जगह हमने बता दिया आपको डी स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दोगे इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन इसे कह दो चाहे इसे कह दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हम इससे ही हमने ये चीज़ लिखी है, तो इससे क्या जाएगा इसकी जगह एक्स प्लस एक्स डैश स्क्वायर की जगह क्या जाएगा माइनस 4d स्क्वायर। ठीक है, और साइन लेस देन इक्वल टू का, इसलिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारा क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आया, तो यहाँ साइन तो हमारा लेस देन इक्वल टू चल रहा है ना, ये 0 तो इसके इक्वल है, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो यही लिखा है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम जानते हैं कि नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जानते हो ना, कभी लेस देन 0 सुना है, सुनने की बात नहीं है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, काफ़ी सारी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं और नॉर्म की डेफिनेशंस में कितनी बार यूज़ कर चुके हैं नॉर्म की डेफिनेशन की, नॉर्म हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो हम यह कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो लेस देन इक्वल टू कह रहे हैं ना, लेस देन वाली प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी, इक्वल टू वाली होगी। सो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो
जब नॉर्म जीरो है तो उसका अंदर वाला पार्ट भी जीरो होगा। ये भी मैंने आपको नॉर्म की डेफिनेशन में बताया था। क्या होती है नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर जीरो है तो नॉर्म, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है कि स्क्वायर जीरो है तो नॉर्म ऑफ, इसके बाद आप लिखना चाहे तो लिख लेना, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो नॉर्म जीरो है तो अंदर वाला पार्ट भी जीरो होगा, सो एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू जीरो। सो एक्स डैश को इस साइड ले जाओ, सो एक्स इक्वल टू एक्स डैश। तो हमने एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश माना था और प्रूफ करके दिखा दिया एक्स इक्वल टू एक्स डैश। इसका मतलब क्या है, एक्स इज यूनिक, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था कि अ क्लोज कॉन्वेक्स सबसेट सी ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन करेगा अ यूनिक वेक्टर। यूनिकनेस प्रूफ कर दी हमने अभी, इस ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म भी प्रूफ कर दी हमने। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो, समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।